नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे डेली एमसीक्यू क्लासेस के लेक्चर नंबर 35 में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 34, जिसमें हमने लगभग 30 से 35 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम केवल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये अलग अलग टॉपिक से शामिल किए गए प्रश्न हैं और ज्यादातर प्रश्न इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। तो 8:30 बजे क्लास होती है। आज थोड़ा 5 या 10 मिनट लेट हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है कभी कभी। ठीक है, अगर मेरी ऑडियो मेरा वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में प्लीज यस लिख दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर पूछिए। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक, पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, टीएन मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। नंबर एक, धर्म से राज्य की पृथकता। नंबर दो, राज्य के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नंबर सी, वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता के भाव के साथ धार्मिक मान्यताओं को देखना। और नंबर डी, सभी लोगों के लिए उनके समुदायों के निरपेक्ष न्याय जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है। जी हाँ सुमित जी, कोई डाउट है, क्वेश्चन हो पूछिए। सामाजिक संरचना, आपका प्रश्न है कि सामाजिक संरचना में संस्था महत्वपूर्ण है या व्यक्ति? देखिए, इस पे निर्भर करता है कि आप किस विचार पर निर्भर करते हैं। आप प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावादी को मानते हैं या संरचनावाद को मानते हैं। संरचनावाद क्या कहता है कि संरचना प्रमुख है, जिसमें लेवी स्ट्रॉस का हमने कल चर्चा करी थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में या प्रकटना शास्त्र में, तो उसमें व्यक्ति को अहम माना गया है। ठीक है, इसलिए अगर समाज की इकाई की बात करें तो समाज की मूल इकाई तो व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन सामाजिक संरचना में संरचना को अहम माने या व्यक्ति को अहम माने, तो नाम से स्पष्ट है, सामाजिक संरचना में हमेशा संरचना को ही अहम माना गया है। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि आपका उपागम क्या है, आप किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है टीएन मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सही नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता, याद रखिए, कि राज्य कुछ समुदायों के साथ क्या करे, भेदभावपूर्ण व्यवहार करे। ये सही आंसर नहीं है। राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव या विशेषीकरण का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, यही होता है सही आंसर। चलिए अगला देखिए, भाषाई विविधता का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ठीक है, आजकल खूब चल रहा है मुद्दा भाषा को लेकर। अधिक लोगों का एक भाषा में बोलना, अधिक लोगों का दो भाषाओं में बोलना, लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाएं, विभिन्न देशों की भाषाएं। तो सही आंसर क्या है? भाषाई विविधता का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ठीक है, जवाब देते जाइए इसमें। ठीक है, तो भाषा विविधता का मतलब क्या होता है? अधिक लोगों का एक भाषा बोलना। ठीक नहीं, अधिक लोगों का दो भाषाएं बोलना, लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाएं। ठीक है, यही है भाषाई विविधता का आंसर। तो ज्यादातर जब जिस भारत में देखते हैं कि भारत क्या है, भाषाई विविधता वाला देश है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा हजारों बोलियां हैं हमारे भारत में। कहा जाता है कि हर 100 किलोमीटर में भारत की भाषा, भारत की बोली क्या होती, बदल जाती है। यही चीज है कि भारत को भाषाई विविधता वाला देशों में से एक गिना जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? जेम्स फ्रेजर का, इमाइल दुर्खिम का, रेडक्लिफ ब्राउन का या मेलिनोवस्की का? धार्मिक अनुष्ठानों का जो प्रकार है वो समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है।
ठीक है। तो धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार, यहां बात हो रही है किसकी, जो अनुष्ठान होते हैं उसका प्रकार। समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना है। इस स्टेटमेंट से ही मालूम पड़ जाता है आंसर किसका होगा। ठीक है। और हमेशा समाज को सर्वोच्च माना है, समाज को नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना है, समाज को सुई जेनेसिस माना है, समाज को वास्तविक देवता माना है। किसने? याद रखिए, एमाइल दुर्खिम ने। तो आंसर किसका आएगा? एमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुलवाद। ठीक है। तो भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? आंसर देते जाइए सभी लोग। ठीक है। अब देखिए, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त संसाधनों की कमी, जब समाज के किसी व्यक्ति, किसी समुदाय या किसी समूह को, ठीक है, भाषा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, ठीक है, जो सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर एक वंचना का शिकार कर दिया जाता है, यानी एक प्रकार से उसकी पहुंच ही सुनिश्चित नहीं हो पाती उन संसाधनों तक, इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक वंचन। तो सांस्कृतिक वंचन वो स्थिति है जब किसी समुदाय विशेष को, जब किसी व्यक्ति विशेष को या समूह विशेष को, या रखिए या समूह आपके किसी समुदाय से जुड़े लोगों को, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से, भौतिक रूप से, भाषागत रूप से उनकी सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर क्या कर दिया जाता है, ठीक है, एक प्रकार से हीन भावना का या कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेल दिया जाता है। इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक वंचन। ठीक है। अगला है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के अधिपत्य में निहित होता है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? मैकाइवर, दुर्खिम, बेनेडिक्ट या डेविस? बताइए। तो मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के अधिपत्य में निहित होता है। निम्न में से ये कथन किसका है? ठीक है। मनुष्य के अनोखेपन की बात हो रही है, संस्कृति के अधिपत्य की बात हो रही है। इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मैकाइवर और दुर्खिम का विचार तो नहीं है ये अपने आप में। ठीक है। अब आते हैं बेनेडिक्ट और किंग्सले डेविस। इस क्वेश्चन को जब बनाया तो मालूम पड़ा कि 5 से 6 किताबों में इसे अलग अलग आंसर के रूप में देखा गया। बहुत सी किताबों ने बेनेडिक्ट को सही आंसर लगाया और बहुत में किंग्सले डेविस को सही आंसर लगाया, लेकिन ऑथेंटिक इसका सही आंसर क्या आएगा? ये है आपके बेनेडिक्ट। ठीक है। बहुत सी किताबों में डेविस लगा है, वो आंसर गलत है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं को 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया? एम एस श्रीनिवास, मैकिम मैरियट, मिल्टन सिंगर और एस सी दुबे? बताइए। भारतीय परंपराओं का 6 आयामी वर्गीकरण की बात हो रही है, ये किसने दिया है? ठीक है। भारत की जो 6 आयामी वर्गीकरण दिया है, ठीक है, इसका आंसर तो समझ लेंगे, लेकिन वो 6 आयाम क्या है? एक है राष्ट्रीय परंपरा, एक है प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, एक होती है स्थानीय परंपरा, एक होती है स्थानीय उप संस्कृति की परंपरा, एक होती है पश्चिमी परंपरा और एक होती है शास्त्रीय परंपरा।
क्लासिकल ट्रेडिशन कहते हैं, शास्त्रीय परंपरा। ये कुल मिला के 6 परंपराओं को 6 आयामों से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, एससी दुबे साहब ने। ठीक है, तो 6 परंपराएं कौन सी हैं वो भी आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं? क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? लघु परंपरा। तो ऐसे कौन से लोग हैं या कौन सा वर्ग है जो लघु परंपरा से जुड़ा हुआ है? लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात्य या कुलीन? कौन सा ऐसा वर्ग है जो लघु परंपरा से जुड़ा होता है? ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। लघु परंपरा की बात हो रही है तो कुलीन वर्ग तो लघु परंपरा में नहीं आएगा, एलिट क्लास अभिजात वर्ग भी नहीं आएगा, शिक्षक जो है वो भी अपने आप में लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है। आंसर क्या आएगा? लोक कलाकार। अब ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, किताबों के नाम से प्रश्न है, इसके कूट बाद में दिए गए हैं, पहले इसको मैच द कॉलम में जमाइए। लॉ ऑफ थ्री स्टेज, ऑर्गेनिक एनालॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर और प्रीमिटिव कल्चर। बड़ा आसान है। लॉ ऑफ थ्री स्टेज तो आप जानते ही हैं, 3 स्तर का नियम किसने दिया था? 3 स्तर का नियम दिया कॉम्पटन ने दिया था। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, साविवी की बात करी है, साविवी समाज की बात करी है किसने? स्पेंसर ने। तो आंसर क्या आएगा? ये हो गया स्पेंसर। डिवीजन ऑफ लेबर, इसी विषय पर पीएचडी करी थी दुर्खिम ने। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात कौन करते हैं? दुर्खिम। और प्रीमिटिव कल्चर, जिसमें आत्मवाद का सिद्धांत दिया था धर्म की उत्पत्ति को लेकर, किसने? टायलर ने। तो सही आंसर क्या आएगा? 3, ठीक है, 4, 2 और 1, 3 4 2 1। ठीक है, जी हाँ, पूछिए सुमित जी। जी हाँ, पूरा चांस है। ठीक है, अब 6 दिन पहले कोर्स शुरू हुआ है तो 6 दिन में तो खत्म हो नहीं पाएगा कोर्स, याद रखिए। और किसी विषय को या किसी भी टॉपिक को आप एक बार में नहीं समझ सकते, क्योंकि कई सारा बिखरा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप एक पढ़ रहे हैं कि संरचनावाद, तो संरचनावाद आप सामाजिक संरचना पढ़ते हैं, फिर आप लेवी स्ट्रॉस को पढ़ेंगे तो फिर और विचार बढ़ते जाएंगे। जब आप संरचनात्मक प्रकारवाद को पढ़ेंगे तो और विचार बढ़ते जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान पीएससी के सिलेबस में लिखा गया है प्रकारवाद या नव प्रकारवाद, तो नव प्रकारवाद को पढ़ लेने से या उसकी विशेषताओं को पढ़ लेने से टॉपिक कवर होगा नहीं। नव प्रकारवाद को पढ़ने के साथ साथ आपको जेफरी अलेक्जेंडर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नव मार्क्सवाद पढ़ने के साथ साथ आपको हैबरमॉस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो चीजें एक बार में नहीं होती हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी लिंक सब्जेक्ट है, एक के साथ एक टॉपिक जुड़े होते हैं। इसलिए आपने अगर एक टॉपिक पढ़ लिया है समाज, और फिर आप सोचें कि समाज से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समाज का दायरा काफी विस्तृत है। फिर भारतीय समाज से, पश्चिमी समाज से, जनजातीय समाजों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या आ गया? 3 4 2 1। तो आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संकेतक का संकेतिक से कोई स्थिर संबंध नहीं है? अब शब्द क्या है? संकेतक का संकेतिक से कोई स्थिर संबंध नहीं है। ये विचार किसका है? ठीक है, जैक डेरिडा, माइकल फूको, एंथनी गिडिंग्स या हैबरमॉस? किसने ये विचार प्रकट किया है? अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डेरिडा के बारे में पढ़ा था, उसी से विचार याद रखिए। तो संकेतक का संकेतिक से कोई संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको जो सूचना मिल रही है, ठीक है, वो उसी संदर्भ में हो। याद रखिएगा, संदर्भ हमेशा, जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा संदर्भ के अनुसार बदल जाती है। यही समझाने का प्रयास किया था किसने? डेरिडा ने। तो आंसर क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है डेरिडा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? धर्म, भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक और संस्कृति। तो निम्न में से कौन भारत में डाइवर्सिटी यानी विविधता का स्रोत नहीं है? धर्म, भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक या संस्कृति। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो धार्मिक आधार पर तो विविधता है।
विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो भाषागत विविधता भी है। संस्कृति की बात करें तो भारत की दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, कई जनजातीय संस्कृति, आदिम संस्कृति, ठीक है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति भी भारत में मौजूद है, ठीक है। इसलिए सांस्कृतिक स्तर पर भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। भारत का एक ही राष्ट्रीय ध्वज है, याद रखिए, कोई क्षेत्रीय ध्वज नहीं हो सकते। भारत में एक ही राष्ट्रीय ध्वज है, एक ही राष्ट्रीय चिन्ह होगा, एक ही राष्ट्रीय प्रतीक होंगे, एक ही नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, एक ही राष्ट्रीय गीत है, हमारे पास नेशनल सॉन्ग है, याद रखिए। इसलिए राष्ट्रीय प्रतीकों में किसी प्रकार की विविधता नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया? पहला, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। दूसरा, लघु परंपरा बृहद परंपरा। तीसरा, संरचना और प्रकार। और चौथा, औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण। तो मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया? तो पहली बात तो आपको थिंकरों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, फिर जाके आपको अवधारणाएं क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, बड़ा आसान है। मैकिम मैरियट और मिल्टन सिंगर की बात करें, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था मैकिम मैरियट ने, याद रखिएगा। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण और लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में बताया है किसने? मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने। और भारत में किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था मैकिम मैरियट ने, और मैकिम मैरियट ने ही, याद रखिएगा, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा को भी स्पष्ट किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों ने किसने ये पाया और लिखा कि विविधता में एकता भारत की आत्मदीयता का अंग बन चुकी है? यानी विविधता और एकता के बारे में किस विचारक ने प्रकट किया है, विचार प्रकट किए हैं किस विदेशी यात्री ने? मेगास्थनीज ने, वेंगसांग ने, अल-बरूनी ने, उपयुक्त सभी ने। ठीक है, भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रश्न कर रहे हैं आज हम। समाजशास्त्र में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित ये टॉपिक है, उससे संबंधित ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो किसने कहा है? तो पहले तो आपने अगर इतिहास पढ़ा ही होगा, बीए में अगर आपका इतिहास विषय रहा होगा तो फिर आपने इतिहास, प्राचीन भारत और मध्यकाल का इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का, इनकी बड़ी फेमस किताब थी इंडिका, ठीक है। दूसरा थे वेंगसांग, ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में और इन्होंने एक किताब लिखी थी सुयुकी। और एक आए थे अल-बरूनी, जो मेरे ख्याल से जाता मुझे याद है महमूद गजनवी के साथ आए थे, और अल-बरूनी ने किताब लिखी थी तहकीक-उल-हिंद, याद रखिए, ठीक है। इन तीनों ही किताबों में इन तीनों ही यात्रियों ने भारत में ये पाया कि भारत में डाइवर्सिटी क्या है, यही भारत की एकता का प्रतीक है, यही भारत की मजबूती का भी प्रतीक है। यही कारण है, आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तीनों ही ने अपने विचारों, अपनी किताबों में भारत में अलग अलग समुदायों, अलग अलग वर्णों, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों के बारे में स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। तो तीनों की किताबें भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, वेंगसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, उनकी बड़ी फेमस किताब है सुयुकी, और अल-बरूनी की किताब है तहकीक-उल-हिंद, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। अगला है, संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? संस्कृतिकरण किसने अवधारणा दी है? एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। तो संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जाति विचारधारा में परिवर्तन, धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण का परिणाम क्या होता है? संस्कृतिकरण क्या है ये तो हम जानते हैं, किसने ये विचार दिया हम ये भी जानते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है? प्रश्न ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। याद रखिए, संस्कृतिकरण जब आपने पढ़ा होगा तो एक शब्द हमेशा पढ़ते हैं, संस्कृतिकरण से याद रखिएगा, सामाजिक स्थिति बदल सकती है लेकिन संरचना नहीं बदल सकती। एक शब्द हमेशा लिखा था जन संस्कृतिकरण की विशेषता में कि आपकी सांस्कृतिक गतिशीलता बदल सकती है, आपकी सामाजिक परिस्थिति बदल सकती है,
लेकिन जाति का जो संरचना है, स्ट्रक्चर नहीं बदल पाएगा, याद रखिए, क्योंकि जो जाति जन्म पर आधारित है, ठीक है, और जो कभी नहीं जाती वही है जाति, सीधी सी बात है। तो संस्कृतिकरण से जातिगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता बदल जाती है। ठीक है, रखिएगा। तो आंसर क्या आएगा? इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। वो सामाजिक दायरे में एक पायदान ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जाति उच्च हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं, राजनीतिक आधुनिकता के लक्षण प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? अब इस पूरे से इतने बड़े प्रश्न में केवल एक लाइन ऐसी है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो है परंपरा की आधुनिकता, ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी। तो परंपरा की आधुनिकता का विचार दिया किसने है? अगर आपको यही क्वेश्चन अगर जब मालूम पड़ जाए तो भी आराम से आंसर आप लगा सकते हैं। तो प्रश्न में यह बताया गया है कि भारत की जो परंपरा के प्रतीक रहे, जो भारत में जाति का संगठन है, ठीक है, याद रखिए, आज यही संगठन भारत की राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। आज आप देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है। आज आप देखिए, जातिगत आरक्षण की बात हो रही है। तो भारत में जातिगत आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जातिगत आधार पर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा तय करती हैं। यानी जिस जाति की हमने खूब आलोचना करी, ठीक है, जिस जाति को संगठनों को लेकर हमने खूब भारत में रूढ़िवादिता को माना, आज वही रूढ़िवादिता, आज वही जाति का संगठन के बेसिस पर राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने की, वोट बैंक की राजनीति के चलते राजनीतिक उपलब्धि हासिल करने की प्रयास हो रहे हैं। इसी को लेकर विचार प्रकट किया परंपरा की आधुनिकता में, ठीक है, मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी में। तो ये विचार किसने दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ट्रेडिशन, परंपरा की आधुनिकता से जुड़े हुए विचारक कौन है? वो हैं लॉयड आई रुडोल्फ। क्लियर है? अगले क्वेश्चन देखिए, संदर्भित रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण की आलोचना की है, इसे एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया कहा है। अब यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृतिकरण को, याद रखिएगा, एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया किसने कहा है? इस स्टेटमेंट को सिंपल करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का? ये तो संभव नहीं है, वो अपनी ही विचारधारा को ऐसा क्यों कहेंगे? एस.सी. दुबे को, योगेंद्र सिंह या पिकॉक? तो ये विचार किसका है? ठीक है, बताइए। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह या पिकॉक? ये विचार है किसका? योगेंद्र सिंह का। एस.सी. दुबे साहब ने तो नहीं कहा, याद रखिए, लेकिन योगेंद्र सिंह साहब का संस्कृतिकरण को लेकर एक प्रकार से जो नजरिया था एम.एन. श्रीनिवास की विचार की अवधारणा को, वो थोड़ा सा नेगेटिव था, या नेगेटिव कह सकते हैं, आलोचनात्मक अलग था। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह का ये स्टेटमेंट है। अगला है, एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, टाइलर, सोरोकिन, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। टाइलर, सोरोकिन, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन कौन है एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस के लेखक? इस टॉपिक को हमने अभी पढ़ा था, यूजीसी नेट की क्लास चल रही थी, तो उस टॉपिक में अभी हमने पढ़ा था, याद रखिए, प्रकारवादियों में। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस 1944 में एक किताब आई थी। कब आई थी? 1944 में। ठीक है, और इस किताब के लेखक कौन है? मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंधु भावना यानी गेमिन सॉफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, ठीक है। और बंधु भावना, आपने शब्द सुना होगा, गेमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट, टॉनिस की अवधारणा है, जर्मन भाषा के ये शब्द हैं, ठीक है। तो यहां बात हो रही है बंधु भावना यानी गेमिन सॉफ्ट, गैसल सॉफ्ट की बात नहीं हो रही है, गेमिन सॉफ्ट में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत, अनौपचारिक, भावनात्मक, उपयोगितावादी, किस प्रकार के संबंध शामिल नहीं होते गेमिन सॉफ्ट में?
ठीक है, नाम से स्पष्ट है बंधु भावना की बात हो रही है, तो बंधु भावना में संबंध व्यक्तिगत भी होंगे, औपचारिक भी, अनौपचारिक भी होंगे, भावनात्मक भी होंगे, उपयोगितावादी नहीं होते हैं। उपयोगितावादी संबंध जो होते हैं वो गैसल सॉफ्ट की विशेषता होती है, द्वितीयक संबंधों की विशेषता होती है, और गैमिन सॉफ्ट में बंधु भावना या प्राथमिक संबंधों का महत्व अधिक होता है। ठीक है, टॉनिस की अवधारणा है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, गैसल सॉफ्ट और गैमिन सॉफ्ट। अगला देखिए क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है। ये 4 1 2 3 4 दिए गए हैं और उसके बाद ये कूट दिए गए हैं, तो पहले अपने क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण क्या क्या विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। पहला, ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना। नंबर 2, बाजार अनुसंधान का सामने आना। नंबर 3, शैक्षणिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि होना। और नंबर 4, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान। कौन सा विचार उभर कर सामने आया है, कौन सी चीजें उभर कर सामने आई हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, अब इसमें से आपको चुनना है, फिर इसके पीछे कूट दिए गए हैं। तो ये तो सही बात है कि वही शिक्षा के निजीकरण के चलते आज देखिए ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जनपद स्तर पर कई सारे विद्यालय खुले हैं, यानी ये बात तो सही है। दूसरा, बाजार अनुसंधान सामने आया है, प्राइवेट प्लेयर उभर कर सामने आए हैं रिसर्च में। तीसरा, शैक्षणिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, ये भी सही बात है, जगह जगह ठीक है कुकुर मुत्ते की तरह छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल तो धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, अखबार में खबरें भी आई थी कि मर्ज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सुना होगा कि 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन चौथा है गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, इसमें गरीब छात्रों की किसी को नहीं पड़ी है। गरीब छात्रों की चर्चा सरकारी स्कूलों के लिए और सरकार के द्वारा होती है। प्राइवेट जो संस्थान हैं वो गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं करेंगे, यही कारण है कि ये शामिल नहीं है। तो कौन सी विशेषता उभर कर सामने आई है, 1 2 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथनिक प्लूरिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आर ए शैमरहॉर्न, एम एन श्रीनिवास, रॉबर्ट बी रिस्टेट और ए आर देसाई। किसने लिखी है एथनिक प्लूरिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो बहुलतावाद है इसके विषय में किसने अपने विचार प्रकट किए हैं इस किताब में। तो किताब का नाम आपसे पूछा गया है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो एथनिक प्लूरिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय संस्कृति वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, भारतीय कल्चर वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक तो आपने पढ़ते हैं संस्कृति क्या होती है, वो अलग है, और ये भारतीय संस्कृति से, भारतीय सभ्यता से जुड़े प्रश्नों को अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो एथनिक प्लूरिटी इन इंडिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है आर ए शैमरहॉर्न ने लिखी है। भारत में जातिगत भाषागत डाइवर्सिटी है, इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। धार्मिक प्रथाओं को किस तरीके से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। नंबर 1, मनुष्य की आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला। नंबर 2, सांसारिक समस्याओं से राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना। नंबर 3, सामूहिक जीवन की मौजूदा प्रथाओं का विकल्प दिखलाना। और नंबर 4, समाज की एकता और स्थायित्व में योगदान करना। तो धर्म के प्रथाओं को किस तरीके से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, किसके अनुसार, इमाइल दुर्खिम के अनुसार। और दुर्खिम ने क्या कहा था, धर्म एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, सामूहिक चेतना को प्रकट करता है धर्म, इसलिए धर्म का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म समाज के निर्माण के लिए, समाज की एकता के लिए, स्थायित्व के लिए आवश्यक माना है। किसने, दुर्खिम ने। तो दुर्खिम को आध्यात्मिक शांति और सांसारिक समस्याओं से का समाधान नहीं देखा है दुर्खिम ने धर्म को, बल्कि समाज के स्थायित्व और समाज की एकता के लिए आवश्यक माना है धर्म को, और सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं, सामूहिक चेतना के प्रतीक के रूप में देखते हैं दुर्खिम धर्म को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है।
एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसात्मीकरण या संस्कृतिकरण। ठीक है, बताइए। अब देखिए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की बात हो रही है, एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति के विचारों की बात नहीं हो रही है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचारधारा का या विशेषताओं का पारेषण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति मिल नहीं रही है। अगर मिल रही होती तो हम कहते कि परसंस्कृतिकरण या आत्मसात्मीकरण होता, या एक संस्कृति के लोग अपनी दूसरी संस्कृति के विचारों को ग्रहण कर रहे होते, अपने से ऊपर की संस्कृति के विचारों को ग्रहण कर रहे होते, तो हम संस्कृतिकरण भी कह सकते थे। लेकिन यहां से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचारधारा फैल रही है, विस्तारित हो रही है, इसलिए आंसर क्या आएगा? विस्तारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष का प्रस्ताव है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। निम्नलिखित में से ये किसका विचार है? ध्यान से समझिए। अभी आप देख रहे होंगे इजराइल और आपके ईरान का युद्ध हुआ, इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, यूक्रेन और आपके रशिया का युद्ध चल ही रहा है। क्या देखिए, तो प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि सभ्यताओं के संघर्ष का प्रस्ताव है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। ये कथन किसका है? आसान भाषा में कहें, इस प्रश्न को समझें तो ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि उत्तर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर जो खत्म हुई 1990 के बाद, ठीक है, 1990 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके बाद अब जो युद्ध हो रहे हैं, इससे पहले जो युद्ध चल रहे थे कोल्ड वॉर के समय, हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं युद्ध की एक अवस्था चल रही थी, युद्ध नहीं हो रहे थे लेकिन वैचारिक स्तर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश थी सोवियत संघ के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, वो दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध में विचारधारा की लड़ाई थी, लोकतंत्र या नाजीवाद और फांसीवाद। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अब जो युद्ध होंगे, भविष्य के संघर्ष होंगे, वो विचारधारा के आधार पर नहीं होंगे। वो किस आधार पर होंगे? वो धार्मिक पहचान के आधार पर होंगे, वो सांस्कृतिक पहचान के आधार पर होंगे। और आज यही हो रहा है। बहुत से लोगों ने ईरान और इजराइल के युद्ध को इस रूप में देखा कि वो परमाणु बम बना रहा था, उसको रोकने के लिए इजराइल ने आक्रमण किया, जबकि वो आक्रमण इजराइल का नहीं है, वो आक्रमण विचारधारा का था। एक यहूदी देश एक मुस्लिम देश पर आक्रमण करता है। यरूशलेम एक मुस्लिम है, कम्युनिटी है जिस पर, ठीक है, गाजा की समस्या पड़ते ही होंगे, तो वहां पे भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का धार्मिक संघर्ष है। ठीक है, दूसरा यूक्रेन की अपनी संस्कृति है, रूस की अपनी संस्कृति है, दोनों अपनी संस्कृति के संघर्ष की बात हो रही है। ताइवान को लेकर अमेरिका और मान लीजिए ब्रिटेन, चाइना में वॉर शुरू हो जाए तो यहाँ पर कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पर लड़ाई होगी संस्कृति की, कोई धर्म की लड़ाई भी नहीं है, कल्चर की लड़ाई होगी। यही समझाने का प्रयास किया, स्टेटमेंट दिया किसने? ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया? सैमुअल बी हडिंगटन ने दिया। 1996 में इन्होंने किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने पूरी दुनिया की 8 संस्कृतियों, 8 धर्मों के बारे में बात करी, 8 संस्कृतियों के बारे में बात करी कि ये 8 संस्कृतियां जो हैं, याद रखिए, यही आपस में संघर्ष का कारण बनेंगी। और एक किताब लिखी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में, उसमें ये विचार इन्होंने प्रकट किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की है? अब यहां बात आ रही है सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था तो आपने सबने पढ़ी होगी। ठीक है, आंसर क्या लगाइए? सीधा विलियम वाइजर। तो विलियम वाइजर ने ही जजमानी व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान, इंटरेक्शन रिचुअल्स की अवधारणा का प्रयोग किया है? अब ये अंतःक्रिया अनुष्ठान या इंटरेक्शन रिचुअल्स होता क्या है, ये भी तो मालूम होना चाहिए।
हम पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उस अवधारणा को कभी नोटिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया है? पहला आर कॉलिंस, एल क्रूजर, ई दुर्खिम और आपके हावर्ड ब्लूमर। ठीक है, बताइए, तो निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान इंटरेक्शन रिचुअल्स की अवधारणा का प्रयोग किया है? ये इंटरेक्शन रिचुअल्स क्या होता है? ठीक है, तो ये विचार ये कहता है कि जो भी हम अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया के माध्यम से कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो एक प्रकार से सामूहिक चेतना पैदा होती है, एक सामूहिक लगाव पैदा होता है समाज के बीच में। इसी विचार को लाया गया है, आपके अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा की बात की गई है। तो भाई एक व्यक्ति है मान लीजिए जो आपसे कह रहा है, जैसे यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में देखिएगा, आप वैसे घर में नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो बड़े ही नॉर्मल व्यवहार होता है आपका, लेकिन घर में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और आपने पंडित जी को बुलाया है, किसी महंत या स्वामी जी को बुलाया है, अब पंडित जी आपसे कह रहे हैं कि भाई यज्ञ में आहुति दीजिए, तो वो कह रहे हैं और आप कर रहे हैं, यानी ये तो हो गई अंतःक्रिया। इसी को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। ठीक है, यानी प्रेरित होकर क्रिया की जा रही है, लेकिन उस क्रिया के दौरान जो आप यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान के चलते आसपास के बीच में, लोगों के बीच में एक सामूहिक एकता पैदा होती है। क्या देखिए, यही सामूहिक एकता क्या होती है, समाज के लिए अनिवार्य है। इसी को अंतःक्रिया अनुष्ठान रिचुअल्स की अवधारणा दी है किसने? आर कॉलिंस ने। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। 25 से 26 प्रश्न रहे होंगे लगभग, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं जो भारतीय संस्कृति और कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके नए से कुछ नए क्वेश्चन भी मिले होंगे आपको, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले से मालूम होंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी 10 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, और याद रखिए, राजस्थान पीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो दिसंबर में होने वाला है, तो उसके संदर्भ में हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बहुत से स्टूडेंट का मैसेज था, व्हाट्सएप किया था कि उनको राजस्थान पीएससी की भली तैयारी अपने स्तर पे कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि पढ़ना किस तरीके से है। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़ा ही बेसिक पढ़ के जाना चाहते हैं। जैसे राजस्थान पीएससी के सिलेबस में पार्ट बी में यूनिट नंबर 3 है, उसमें लिखा गया ही है, सारे उपागम लिखे गए हैं, न मार्क्सवाद न प्रकारवाद, इस तरीके से। तो बहुत से लोग केवल प्रकारवाद पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रकारवाद पढ़ के नहीं जाना है। प्रकारवाद में भी थिंकर हैं। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन भी आते हैं, मेलिनोवस्की भी आती हैं, याद रखिए। तो ऐसे, सॉरी, मेलिनोवस्की भी आते हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। अब यह नहीं कि केवल आपने 2 पेज का पढ़ लिया, प्रकारवाद क्या है, प्रकारवाद की विशेषता क्या है, या न मार्क्सवाद पढ़ के चले गए, हैबरमॉस पढ़ा ही नहीं है आपने, न प्रकारवाद पढ़ लिया लेकिन जेफरी अलेक्जेंडर को पढ़ा ही नहीं है, प्रघटना शास्त्र पढ़ लिया लेकिन अल्फ्रेड सूस को पढ़ा ही नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ना है। इसलिए गुरुवार को सुबह 10 बजे यूट्यूब पर भी और हमारी एप्लीकेशन पर भी, दोनों पर लाइव क्लासेस होगी, जिसमें हम केवल राजस्थान पीएससी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ किताबें भी रिकमेंड कर दी जाएंगी कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किस किताबों से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और आपके सिलेबस में कौन सी लाइन लिखी है, उस लाइन के अंदर क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ सुमित जी, आपका प्रश्न क्या था? कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए, कोई भी सिलेबस को हम पढ़ते हैं तो भाई, चाहे झारखंड पीजीटी हो या बिहार पीजीटी हो या रीट का एग्जाम हो, ठीक है, या यूपी पीजीटी हो या उत्तराखंड में जीआई आपका एग्जाम हो, या फिर यूपी जीआईसी का एग्जाम हो, ठीक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए जाते हैं उस टॉपिक के अनुसार नहीं चला जा सकता। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऊपर भी लिखे हुए हैं और नीचे भी हैं। अब उनको एक साथ तो पढ़ाना जरूरी होता है, एक साथ उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कोर्स पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा और समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए, लेकिन अगर आप उसको एक टॉपिक बाय टॉपिक चले तो सिलेबस बनाने वाले ने, ठीक है, जो काम की बातें हैं या जो चीजें बिखरी हुई हैं, बिखरा हुआ सिलेबस डिजाइन कर दिया है, चाहे वो झारखंड पीजीटी का हो या चाहे यूपी पीजीटी का हो। सिलेबस बड़ा ही बिखरा हुआ डिपेंड किया है, तो हमें उसको जमाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है।
तो हो सकता है कि पहला टॉपिक हो फिर हम सीधा 6वें टॉपिक पे पहुंच जाएं, क्योंकि वो 6वां टॉपिक ही पहले टॉपिक से जुड़ा होना जरूरी था, इसलिए। तो इसमें इसका मत ये मत सोचिएगा कि बीच के टॉपिक आपके छूट गए हैं। ठीक है, आपके आयोग ने सिलेबस को बिखरा हुआ बनाया है, ठीक है, देखिएगा, लेकिन हमें तो उसको समेटना पड़ेगा सही तरीके से, ताकि क्रमबद्धता के पालन करते हुए पूरा सिलेबस कवर कराया जा सके। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि पहला टॉपिक पढ़ा था, तीसरे पे क्यों आ गए, चौथे पे क्यों आ गए, क्योंकि सिलेबस बिखरा हुआ है, हम कौन बिखरा हुआ पढ़ाएंगे, इसलिए सिलेबस पूरा कराया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो झारखंड पीजीटी का क्लास चलती है शाम को 4:30 बजे। चाहे झारखंड पीजीटी की तैयारी करें या बिहार पीजीटी की तैयारी करें या यूपी पीजीटी की तैयारी करें, या ठीक है, सबका सिलेबस मर्ज करके जो भी कॉमन टॉपिक है पहले वो पढ़ाए जा रहे हैं, फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बचे हुए टॉपिक है फिर वो पढ़ाए जाएंगे। यूपी पीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा है, बिहार पीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन झारखंड पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है अपने आप में, और काफी उन टॉपिक को भी शामिल किया गया है जो बाकी अदर स्टेट पीजीटी के एग्जाम में नहीं आते हैं। और दूसरा ये है कि भाई सालों बाद तो वैकेंसी आई है, सोशियोलॉजी को पहली बार तो शामिल किया है, ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, समय है आप लोगों के पास। चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8:30 बजे। तो ये लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम 25 से 30 प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी और नए 25 से 30 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।